हेलो क्लास 12। चलिए आज थोड़ा हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसकी समरी देखने की कोशिश करते हैं कि समरी जो है अगर आपको ध्यान रहेगा पूरे एग्ज़ाम में तो आसानी होगी आंसर लिखने में। जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने पैराग्राफ वाइज उसका मेन पॉइंट्स बनाया है ताकि आप इसे पूरी एक कहानी की तरह पूरे चैप्टर को आप याद रखें और फिर आपको आंसर लिखने में एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन सामने है तो बिल्कुल ब्लैंक है कि मुझे क्या आंसर लिखना है, नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं होगा अगर आप इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं पूरे चैप्टर में। आज मैं आपको चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इन द सेंस कि पहले पार्टीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टीशन के बारे में क्या क्या बातें चैप्टर में कही गई हैं, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और फिर और जो प्रॉब्लम भारत के बनने में हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। मैं आपको अच्छे से कहानी के तरह समझा देती हूँ कि जब 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, ये बात तो आपको पता ही है कि 14-15 अगस्त की रात 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के बने थे। He addressed the special session of Constituent Assembly in which he gave his famous Tryst with Destiny speech। और आपको याद रखना चाहिए ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में MCQ के रूप में भी आ जाता है और वैसे भी कई बार आ जाता है, आपको आंसर में लिखने में काम आएगा। ठीक है, तो उन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया था उसमें इस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो थी, फेमस स्पीच उनकी है, वो आई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर टू गोल्स। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने दो गोल थे। एक क्या था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये तय हुआ कि भारत को एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में बनाया जाएगा, और दूसरा क्या था कि गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। और सरकार जो बनेगी वो सबके भलाई के लिए काम करेगी, और साथ ही साथ क्या था, गरीबों और ख़ास तौर पे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं, है ना, उसका ध्यान रखेगी। फिर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है इस पार्ट में वो है कि फ्रीडम केम विथ पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का तो बंटवारा हो गया था। द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस दौरान क्या हुआ, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ था, और जो सफ़रिंग लोगों की थी वो जगह छोड़ अपने घर को छोड़कर हटने की थी। दो तरह की प्रॉब्लम उस समय लोगों ने फेस की थी। So independent India started its journey to achieve several objectives। और तब ऐसी स्थिति में भारत स्वतंत्र हुआ था और उसकी जो यात्रा थी वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सामने रखकर की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। 3 तरह की चैलेंज भारत को फेस करनी पड़ी थी। फर्स्ट था द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड बट हैज़ टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था, भारत वैसे जुड़ा तो था ही, यूनाइटेड था, लेकिन साथ ही साथ उसको एक चीज़ का ध्यान रखना था, वो था कि उसे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना था, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं और भाषा अलग अलग बोलने वाले लोग भी रहते हैं। दूसरा जो चैलेंज था वो था वॉज एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, भारत में प्रजातंत्र स्थापित करना, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट टू वोट एक्सेट्रा, एंड इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या किया भारत ने, जो हमारा जो संविधान था उसने ये कहा था कि सभी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, है ना, और साथ ही साथ क्या था, राइट टू वोट भी सबको मिल गया था जब हमारा संविधान बना तब। और इंडिया अडॉप्टेड, और भारत ने तय किया कि उसकी जो वो जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाए रखेगी अपने देश में।
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। वैसे संविधान तो ज़रूरी होता है प्रजातांत्रिक देश में, लेकिन सिर्फ संविधान बना देने से ही आप देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर संविधान तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। तीसरी जो चैलेंज थी भारत के सामने वो थी इंश्योर डेवलपमेंट। देश की डेवलपमेंट तो हो और सारे समाज का भला भी हो। एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, रिलीजन्स एंड कल्चरल कम्युनिटीज़। और चूँकि हमारा संविधान जो है वो समानता के सिद्धांत पर बना हुआ है, तो ज़रूरी था कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, रिलीजन और कल्चरल अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, सबकी सही तरीके से देखभाल हो। The Constitution also set out in the directive principle of state policy that was welfare goal that democratic policy must achieve। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी यही कहता है कि सभी का वेलफेयर गोल सरकार का एक पॉलिसी होना चाहिए जिसमें एक सबके भलाई के लिए सरकार काम करे, और इफ़ेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और गरीबी दूर होनी चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम उस समय पर जाएंगे। ये तो था थोड़ा सा बेसिक बातें जो कि भारत स्वतंत्र होने के तुरंत बाद अपनाने वाला था। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय 2 नेशन थ्योरी चली थी, advanced by Muslim League, who thought that the India consisted of 2 people। और ये थ्योरी जो है मुस्लिम लीग की दी हुई थी कि भारत जो है वो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, कोई हिंदू रहते हैं और मुस्लिम रहते हैं। ऑल्दो कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, हालांकि कांग्रेस ने इस थ्योरी का विरोध किया था, बट मेनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s लाइक पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ब्रिटिश रोल मेड द सिचुएशन वर्स्ट, लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। लेकिन क्या हुआ, 1940 के बाद कई पॉलिटिकल कंपटीशन जो चलने लगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इससे सिचुएशन और ख़राब हो गई। और ब्रिटिश रोल तो आप जानते ही हैं, उस समय तो भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो ब्रिटिश लोग तो हमेशा ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलते थे। उन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था कि दोनों हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में, इनको मिलाया जाए। उनको लगा ठीक है, चलो जैसा कर रहे हैं वैसा करने दो। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई तो भारत का पार्टीशन कर दिया गया। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर भारत का डिवीज़न हो गया, दो देशों में, एक को भारत कहा गया, दूसरा को पाकिस्तान कहा गया। इट वॉज़ वेरी पेनफुल डिसीजन बट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। वैसे ये फैसला भी लिया गया लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल था। द गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी द मेजॉरिटीज़। तब सरकार ने क्या किया, ऐसा कदम उठाया कि भाई जहाँ पर धार्मिक रूप से मेजॉरिटी में लोग रह रहे हैं उस एरिया को देखा जाए, है ना। इट मीन्स द एरिया ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी विल मेक पाकिस्तान एंड रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन विथ इंडिया। तब ये हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा रह रहे हैं उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा और बाकी पार्ट भारत में हो जाएगा। 7 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट में है चैप्टर के, वो है इट अपीयर्ड वेरी सिंपल बट फेस्ड मेनी डिफ़िकल्टी। वैसे बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि जहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं उसको पाकिस्तान बना दो और जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं बाकी एरिया जो है इंडिया में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी इसके सामने। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। जिस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय भारत में ऐसा कोई एरिया नहीं था कि जिसमें जहाँ पर एक जगह मुस्लिम ही रह रहे हों चाहे एक जगह हिंदू ही रह रहे हों, ऐसा नहीं था। उस समय सब जगह मिले जुले हुए थे, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रह रहे थे। द 2 एरिया ऑफ मुस्लिम कंसंट्रेशन वर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तब ये देखा गया कि भाई मेजॉरिटी मुस्लिम कहाँ रह रहे हैं, तो 2 एरिया दिखा उनको, वो दिखा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। मैं थोड़ा मैप में आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कैसे देखा गया। आज जो देश आपको बांग्लादेश दिखाई पड़ता है ना, ये जो आज बांग्लादेश देख रहे हो, ये ईस्ट पाकिस्तान था। और इधर जो है यहाँ पर पंजाब के और राजस्थान के बगल में इधर वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो यह इस एरिया में और इस एरिया में मुस्लिम सबसे ज़्यादा रह रहे थे।
तो यही किया गया कि भाई चलो इस यहाँ पर जो इसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाएगा और इसको वेस्ट पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो हुआ कि भाई जहाँ मेजॉरिटी है मुस्लिम कंसंट्रेशन जहाँ है उसको ईस्ट बना दिया जाएगा और एक वेस्ट बना दिया जाएगा। दो एरिया ऐसे दिखाई पड़े इनको। दीज टू एरियाज कुड नॉट बी कंबाइंड। अब दोनों तो इतने दूर दूर है, आपने देख ही लिया कि दोनों एरिया जो है वो बहुत दूर दूर है। अब इसका नतीजा ये देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाना तो संभव नहीं था, क्योंकि भारत जो है ये पूरा एरिया जो है ये भारत का है और यहाँ पर हिंदू कंसंट्रेशन है, इधर और इधर मुस्लिम थे। तो इसलिए क्या किया गया, एक को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया और दूसरे को वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। दो पाकिस्तान बना दिए गए। नॉट उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट जो है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाएं। जैसे खान अब्दुल गफ़ार खां, आपको पता ही हैं, जो कि गांधी जी के बहुत ही भक्त थे, डिसाइपल थे उनके। और वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWF के वो बहुत लीडिंग लीडर थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको फ्रंटियर, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी का बड़ा विरोध किया था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान बनने की बात हो गई, स्वीकार हो गई, तो उनके भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको पाकिस्तान में मिला दिया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के ही पास में था, करीब था, है ना। बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वहाँ पर था। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज पंजाब एंड बंगाल। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, पंजाब और बंगाल की थी। दैट हैड अ वेरी लार्ज एरिया विथ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। अब इन दोनों एरिया में नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, यानी हिंदूज सिख बहुत ज़्यादा थे। पंजाब में सिख और इधर हिंदू, बंगाली, है ना। तो सो दीज टू प्रोविंसेस वर बाइफर्केटेड, इसलिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजॉरिटी, देखकर कि कहाँ पर रिलीजियस मेजॉरिटी है। So many people living in there did not know on the day of independence that whether they were in India or in Pakistan। आप देख लीजिए कितना बड़ा इन लोगों के साथ एक मजाक ही हो गया था उस समय, कि वो रात में सोए और सुबह उन्हें पता चला कि वो एरिया उनका पाकिस्तान में चला गया है और ये इंडिया में रह गया। लोगों को पता तक नहीं था कि वो कौन से एरिया में है, वो भारत में है कि पाकिस्तान में है। The partition of two provinces caused the deepest trauma of partition। और ये जो पार्टीशन हुआ इन दोनों प्रोविंस का, आपको पता ही ना, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है और थोड़ा सा हिस्सा भारत में रह गया है। तो इस तरह से इन लोग, ये बहुत ही मतलब एक ट्रॉमा था उस समय पार्टीशन का सबसे बड़ा, कि लोग जो है वो रातों रात बिल्कुल ही अलग अलग देश के नागरिक हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। अब जब ये देखा जाने लगा भाई माइनॉरिटी संख्या किनकी कहाँ कम है। लैक ऑफ हिंदू एंड सिख इन द एरिया दैट वाज नाउ इन पाकिस्तान वर ट्रैप्ड। अब जो जहाँ पर आबादी पाकिस्तान में हिंदुओं की और इंडिया में मुस्लिम लोगों की आबादी जहाँ पर बहुत कम थी, वहाँ पर ये लोग फंस गए। नाउ दे फेल्ट that they were undesirable alien in their own homes, in their land। अब उनको ये लगने लगा कि जिस जगह पे वो हमेशा से रहते आए हैं, अब वहाँ पर एलियन हो गए हैं, ये लोग बिल्कुल अजनबी हो गए हैं, है ना। ये वो जगह थी जहाँ पर देयर एंसेस्टर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरी। वो खुद भी ना जाने कितने सालों से वहाँ रह रहे थे और कई शताब्दियों से तो उनके पूर्वज रह रहे थे वहाँ पर। वो ज़मीन उनकी बिल्कुल ही अब एलियन हो गई थी। when the news of partition came, the minority on both side were attacked। और जैसे ही पार्टीशन का समाचार आया, दोनों तरफ से माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक होने लगा, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर और भारत में मुस्लिम लोगों के ऊपर।
नो वन एट द टाइम थॉट दैट सिचुएशन गो आउट ऑफ कंट्रोल। उस समय जब बंटवारा हो गया था और लोग इधर उधर जाना आना शुरू हो गए थे, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये हालत ऐसी हो जाएगी कि मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। माइनॉरिटी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस। और इसलिए दोनों तरफ से जो माइनॉरिटी थे ना, उनको अपना अपना घर कुछ ही समय के नोटिस पर छोड़ना पड़ा। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था जान बचाकर भागने के सिवाय। एट्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 1947 वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन टुक प्लेस दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ एवर नोन। और 1947 में सबसे बड़ा, सबसे अचानक तरीके से बिना प्लान किए हुए लाखों की पॉपुलेशन को, जो कि भारतीय मतलब दुनिया के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इतने लाखों की पॉपुलेशन को रातों रात एक जगह से दूसरी जगह भागने की नौबत आ गई थी। किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर टुक प्लेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। और धर्म के नाम पर तो जितने अत्याचार और हत्याएं हो सकती थी इस दौरान हुई। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इन सब को डिवाइड कर दिया गया था कम्युनल जोन में। लेफ्ट विथ नो ऑप्शन पीपल हैव टू लीव इन रिफ्यूजी कैंप। लोग भाग रहे थे और भाग भाग कर रिफ्यूजी कैंप में आकर रह रहे थे। शरणार्थी शिविर कहते हैं, वहाँ आकर रह रहे थे। their condition were worse as police and administration were unhelpful। वो आके रहने तो लगे थे लेकिन कोई उनको मदद करने वाला नहीं था। ना पुलिस मदद सही से कर रही थी, ना ही सरकार एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर रही थी, क्योंकि संख्या भी कम नहीं थी ना, लाखों में थी। मोस्ट ऑफ देम हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। सब दूर दूर से भाग कर आए थे, जैसे तैसे, बिल्कुल ही। बहुत सारे तो पैदल ही चलकर, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा लोग कितने कितने दिन तक पैदल चल चल कर भागे वहाँ से। इवन देयर जर्नी वॉज नॉट ईजी। रास्ता बहुत आसान नहीं था। रास्ते में भी देवर अटैक्ड, रेप्ड एंड किल्ड। रास्ते में भी उनके ऊपर हमला हुआ, महिलाओं का के ऊपर अत्याचार हुआ और मारा भी गया, जान से भी मारा गया। थाउजेंड ऑफ वीमेन वर अबडक्टेड। बहुत सारे हजारों महिलाओं को अबडक्ट कर लिया गया, जो किडनैप होता है, किडनैप कर लिया गया। फोर्स्ड इनटू मैरिज, ज़बरदस्ती उनके साथ विवाह हुआ। मेनी वीमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व ऑनर ऑफ द फैमिली। और ऐसी हालत को देखकर बहुत सारे परिवार वालों ने तो अपने घर की महिलाओं को जान से मार दिया ताकि वो परिवार का सम्मान बचा सकें। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, किलिंग हो रही है उनकी, वो उनको किडनैप किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने घर की महिलाओं की हत्या उन्होंने कर दी, ये सोचकर कि परिवार की इज्जत बची रहेगी। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली। बच्चों को भी अपने परिवार से अलग होना पड़ा। लैक्स ऑफ पीपल हैड टू स्टे इन रिफ्यूजी कैंप नॉट फॉर डेज बट फॉर मंथ्स एंड ईयर। लोग जो है रिफ्यूजी कैंप में 1-2-4 दिन के लिए नहीं, कई तो महीनों के लिए और कई तो कितने सालों तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। उसके बाद 9 पॉइंट जो है वह पार्टीशन वॉज नॉट मियरली द प्रॉपर्टीज़। अब जो पार्टीशन हुआ उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी या लाइबिलिटी और एसेट, सामान या जो संपत्ति थी उसका ही नहीं हुआ बंटवारा, बल्कि टेबल, चेयर और टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो पुलिस बैंड के होते हैं, वो सब बांटा गया। पार्टीशन फेस्ड 80 lakhs पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर। 80 लाख लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए, पाकिस्तान से भारत में, भारत से पाकिस्तान में। अराउंड 5 to 10 lakh वर किल्ड इन वायलेंस। और दंगों में करीब 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 10 पॉइंट जो है, पाकिस्तान बिकेम अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान तो एक मुस्लिम देश बन गया, बट इंडियन लीडर बिलीव दैट इंडिया शुड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। लेकिन भारत में लीडर्स ने ये सोचा कि नहीं, भारत में सभी धर्म को समान माना जाएगा। सो दे डिवाइज द पॉलिसी डिवाइज द पॉलिसी ऑफ सेकुलर नेशन। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो सेकुलर नेशन की जो पॉलिसी है ना, जो हमारे संविधान में भी दी गई है, उसको वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये कहानी जो सुनी आपको याद रहेगी और आप एग्ज़ाम तक इसे मन में ध्यान में रखोगे और एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर लिखने में
वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। इसके आगे का चैप्टर मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी और आप उसको देख लेना। मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ ताकि आप इसे जब मर्जी आए तब देख सको। थैंक यू वेरी मच।